पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यों का योग होगा। यहाँ पर शून्यों का योग पूछा गया है, तो शून्यों का योग पूछा जाएगा या डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा पूछा जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ये शून्यों का योगफल ही होता है और इसका फार्मूला -b/a होता है। और एक शून्यों का गुणनफल होता है, तो शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है और इसका फार्मूला c/a होता है। तो दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। शून्यों का योगफल का फार्मूला -b/a होता है और शून्यों का गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। तो शून्यों का योगफल पूछा गया है तो -b/a फार्मूला लगाएंगे। तो -b के जगह पर देखिएगा यहाँ पर -14 दिया गया है, तो फार्मूला में भी माइनस है और यहाँ पर संख्या में भी माइनस है। तो माइनस माइनस ये प्लस का 14 हो जाएगा और बट्टा एक जगह पर यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा। 14/5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर y अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो x बराबर 0 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2 cos 37 डिग्री बट्टा sin 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना cos थीटा को हम लोग चेंज कर देते हैं फार्मूला से। तो लिखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 37 डिग्री दिया गया है और बट्टा में यहाँ पर sin 53 है तो sin 53 रहने देते हैं। अब यहाँ पर 2 गुना cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा है तो फार्मूला sin थीटा होता है। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा है तो sin थीटा लिखेंगे। sin थीटा के जगह पर 90 में से 37 घटाएंगे तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर भी sin 53 है तो sin 53 डिग्री। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो कट के 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 गुना 1 यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्न में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। तो निम्न में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 होता है sin 60 डिग्री का मान। अब यहाँ पर tan 60 डिग्री दिया गया है तो इसका वैल्यू होता है √3। sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो यहाँ पर sin 60 डिग्री ही बराबर है sin 60 डिग्री के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। तो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अर्धगोला पूछा गया है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr²। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये फार्मूला पूछा गया है। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ होता है और गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो बीच के भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे पाई इंटू में यहाँ पर बड़ा r² और माइनस का यहाँ पर छोटा r²। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है इंटू में r²। यहाँ पर बड़ा r² है तो यहाँ पर बड़ा संख्या 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22/7
और यहाँ पर घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 में 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 440 और बट्टा में 7 है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 440 बट्टा में 7 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 440 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF 1 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या दिया गया है यहाँ पर, ये कौन सी संख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1 1 3 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर यह एक अपरिमेय संख्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा? लॉसा पूछा गया है तो ए बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2,10 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले लॉसा निकालिए, 2 10 और यहाँ पर 20। लॉसा निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 10 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पर 1, 5 दूना 10। तो यहाँ पर इसका लॉसा क्या होगा? 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। लॉसा 20 आएगा। मौसा देखिए, मौसा क्या होगा? यहाँ पर मौसा यहाँ पर केवल 2 होगा। मौसा क्या होगा? केवल 2 होगा। निकालेंगे यहाँ पर तीनों का, तो मौसा जो होगा वह 2 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? लॉसा और मौसा का अनुपात, यानी पहले लॉसा, तो लॉसा निकाले हैं। यहाँ पर देखिए 20 आया है तो ऊपर में 20 हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर मौसा कितना है? तो 2 है, तो नीचे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऊपर में कितना होगा? 10 होगा और नीचे में 1 होगा, तो यहाँ पर अनुपात में बदल देंगे, 10:1 हो जाएगा। 10:1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 10:1। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद CX² + AX + B के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b बट्टा में a होता है। तो -b के जगह पर देखिएगा, यहाँ पर ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो -b के जगह पर यहाँ पर प्लस का a दिया गया है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का ऊपर में a हो जाएगा। c के जगह पर देखिएगा तो b दिया गया है, तो c के जगह पर यहाँ पर b हो जाएगा। तो -a बट्टा c, -a बट्टा c ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5n गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा होता है, इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है बहुपद का फार्मूला। x² है तो x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ पर शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योग 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, और 5 में x से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 12 दिया गया है। तो यही द्विघात बहुपद होगा। कहाँ पर दिया गया है? x² माइनस का 5x है और प्लस 12, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, और 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा का वैल्यू पूछा गया है। दोनों में 3 है, सबसे पहले 3 को बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा? बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b बट्टा ये होता है। -b के जगह पर यहाँ पर दिया गया है -4, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। एक जगह पर यहाँ पर x² है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो 4 तिहाई 12, प्लस का 12 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है,
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो माइनस बी बट्टा ये फार्मूला होता है, माइनस बी के जगह पर प्लस 5 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -5 हो जाएगा। ऊपर में एक जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो एक लिखिए। 5/1 का मतलब 5 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल रेखा, यहाँ पर ये सरल रेखा दिया गया है, इसका लेख वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या होगा। वाई अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0,2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो चर में दो घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगा। यहाँ पर ग्राफ क्या है, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ है। प्रतिच्छेदी कैसे होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तब यहाँ पर ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और इसका सिर्फ एक हल होता है। तो प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया, सिर्फ एक हल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यदि समीकरण के कोई हल नहीं है तो के का वैल्यू पूछा गया। कोई हल नहीं है यानी जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब कोई हल नहीं होता है और ये समानांतर होता है। a1 के जगह पर 3 है, a2 के जगह पर 6 है, b1 के जगह पर देखिएगा तो -1 है, b2 के जगह पर यहाँ पर -2 है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट 1/2 प्लस का लिख दीजिए और यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा c1/c2। c1 के जगह पर देखिएगा तो 5 दिया गया है, c2 के जगह पर k दिया गया। k का वैल्यू पूछा गया है इसलिए इसको गुना कर दीजिए। k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा बराबर, ये नहीं होगा 5 दूना 10, k बराबर नहीं होगा 10। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर रैखिक समीकरण का कितना हल होगा। यहाँ पर हल पूछा गया है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से देख लीजिए कितना हल होगा। a1 के जगह पर 1, a2 के जगह पर यहाँ पर 3, b1 के जगह पर 2, b2 के जगह पर यहाँ पर 12, c1 के जगह पर 5, c2 के जगह पर यहाँ पर 10। देखिए यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, 1/6। तो यहीं पर ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, 1/3 बराबर नहीं है 2/12 का, तो इसका एक हल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिया गया है, इनके अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। हल अनगिनत है, यहाँ पर देखिए अनगिनत हल होने के लिए के का वैल्यू पूछा गया है। अनगिनत हल कब होता है, तो जब समपाती होता है तब अनगिनत हल होता है। और समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, यानी जब तीनों बराबर होता है तब अनगिनत हल होता है। तो उसी फार्मूला से यहाँ पर के का वैल्यू निकालिए। a1 के जगह पर 1, a2 के जगह पर 5, b1 के जगह पर 2, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, c2 के जगह पर यहाँ पर कितना है 15 है। k में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 5 दूना 10, k बराबर 10। k का वैल्यू पूछा गया था तो 10 आएगा, राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है तो ये परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण यहाँ पर ये दिया गया है, इसको मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है d बराबर, सबसे पहले विवेचक निकालेंगे तभी मूलों की प्रकृति पता चलेगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर b के जगह पर क्या है, तो -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर माइनस में है उसका स्क्वायर करते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। तो ये 25 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 4 गुना 1 के जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। c के जगह पर 8 दिया गया है तो 8 हो जाएगा।
25 माइनस का यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 तिरका 24, 8 चौका 32, यहाँ पर ये हो जाएगा 32। अब 25 में से हम लोग 32 घटाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए 25 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा। तो अगर माइनस में आ गया, कोई भी संख्या अगर माइनस में आ गया तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी वह मूल अवास्तविक होगा। तो मूल वास्तविक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, वास्तविक मूल नहीं है। कहीं कहीं अवास्तविक भी लिखा जाता है, तो वह भी होता है, वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका राइट आंसर सी होगा क्योंकि ये माइनस में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, समीकरण के मूलों के योग एंड मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछा गया है। सबसे पहले मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। -b के जगह पर -12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12, a के जगह पर 7 है और फिर यहाँ पर बट्टा। उसके बाद मूलों का गुणनफल पूछा गया है तो c/a होता है, c के जगह पर 18 है और a के जगह पर यहाँ पर 7 है। तो 12/7 और यहाँ पर गुना, ये 7 नीचे में है तो 7 ऊपर में जाएगा और नीचे में यहाँ पर 18 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा, ये भी कटेगा, 2 से कटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 3 तिहाई 9, यानी 2 और 3, तो 2:3 इसका राइट आंसर आएगा। कहाँ पर दिया गया, 2:3, 2:3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो सी का वैल्यू क्या होगा। सी का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर मूल बराबर है, मूल बराबर है तो d बराबर b² - 4ac बराबर 0 होता है फार्मूला। तो d बराबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, d बराबर b के जगह पर b है तो b² - 4, a के जगह पर a है, c के जगह पर c ही दिया गया है बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए b² बराबर ये माइनस का 4ac है, इधर आएगा तो प्लस का 4ac हो जाएगा। c बराबर में ये हो जाएगा, c बराबर, c का वैल्यू पूछा गया है तो c बराबर b² बट्टा में ये 4a हो जाएगा। तो c बराबर b² बट्टा 4a प्लस का होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल जो है वह 2 है, एक मूल 2 है। तो देखिए x के जगह पर 2 रख देंगे, अगर बराबर में आता है तो वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर डी होगा, देख लेते हैं चेक करके। x के जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 गुना x² यानी 2 का स्क्वायर 4 -7 गुना x के जगह पर 2 प्लस में यहाँ पर 6 बराबर में 0, 0 होना चाहिए बराबर में। तो यहाँ पर 4 दूना 8 माइनस का 7 दूना 14 और प्लस में 6 बराबर में 0। ये 8 और ये माइनस प्लस है, घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 8 बराबर में 0। 8 में से 8 घटाएंगे 0 बराबर में 0, यहाँ पर बराबर आ गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूछा गया है, यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद a है, पदांतर यानी सार्वंतर d है तथा अंतिम पद l है, तो nवां पद का फार्मूला क्या होगा। nवां पद का फार्मूला पूछा गया है, तो an बराबर फार्मूला होता है, an बराबर a + n - 1 × d होता है। ऑप्शन नंबर a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ये होगा। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, nवां पद का ये फार्मूला होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, इनके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। योगफल का फार्मूला पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन फार्मूला ही पूछा गया है और दोनों क्वेश्चन समानांतर श्रेणी चैप्टर से पूछा गया है। तो योगफल का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये योगफल का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, और ये होता है nवां पद का फार्मूला a + n - 1 × d।
तो दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1 + 2 + 3 + डॉ डॉट प्लस n बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर डॉ डॉट n बराबर पूछा गया है, तो प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला ही पूछा गया है, क्योंकि ये प्लस में दिया गया है तो योगफल होगा। तो प्राकृत संख्या यहाँ पर भी दिया गया, देख सकते हो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 प्लस में यहाँ पर डॉ डॉट है यानी 4 5 इस तरह से n यानी अनंत तक जाएगा। तो n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। 29 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सार व अंतर क्या होगा। सार व अंतर पूछा गया है यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। डी बराबर फार्मूला होता है a2 - a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर -4 -0 यानी यहाँ पर -4 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए पूछा गया है यहाँ पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद पूछा गया है और यहाँ पर समानांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया गया है 5n - 7। तो n के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो प्रथम पद प्राप्त होगा, 2 रखेंगे द्वितीय पद प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो तृतीय पद, यानी जो भी संख्या रखेंगे वो पद प्राप्त होगा। तो n के जगह पर हम लोग 1 रखते हैं, तो 5 × 1 - 7, 5 - 7 बराबर होता है -2। तो इसका प्रथम पद हो गया -2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, प्रथम पद ही पूछा गया था, तो राइट आंसर डी होगा। तो आज के क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हम आंसर बताए हैं, कंसेप्ट के साथ बताए हैं, इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। एक बार और आप लोग देख सकते हैं इस क्लास को, क्योंकि ज़्यादा समझ आएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पहला पेज इस प्रकार से आएगा, RK एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या फिर यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2026 PDF डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इसमें हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 17 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव PDF डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इसके सामने, तो ऑब्जेक्टिव PDF ओपन होगा और सब्जेक्टिव PDF यहाँ पर 2 PDF दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं।